फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द चैनल। आई एम मुस्कान। तो अब हम SCMP के चैप्टर नंबर 8 डैट इज़ डिविजनल ट्रांसफर प्राइस के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ स्टडी मटेरियल रखना है और मैं आपको सारे क्वेश्चंस कम से कम टाइम में सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से समझ पाएँ और हर क्वेश्चन को देख पाएँ। तो जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें ये है कि एक G है, एक G डिवीज़न है और एक R। G है ट्रांसफर डिवीज़न और R है रिसीविंग। ठीक है, तो इसको चाहिए कि इसको कुछ सामान चाहिए G से, तो वो 20% खपा लेगा G की कैपेसिटी। तो अब ये बताओ, पहले में लिखा है कि उसके प्रोडक्शन लेवल ही 60% है, मतलब 40% फ्री है और एक्सटर्नल डिमांड 40% की है। एक्सटर्नल डिमांड 40% की है तो जी यहाँ पे फ़ायदे में होगा, क्योंकि उसका सामान बिकेगा। उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट पहले रिकवर नहीं हो पा रही थी वो अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए जी यहाँ पे फ़ायदे में होगा। सेकंड में भी वो फ़ायदे में होगा, क्योंकि एक तो वो एक्सटर्नल डिमांड उसके 60% है, 20% फिर भी बचती है, तो वो बाहर अपने ट्रांसफ़र करके एक तो अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाएगा और ऊपर से प्रॉफिट भी अच्छा कमा लेगा। मतलब 80% है तो पूरा 80% वो जितना बना रहा है उतना ही उसका बिक जा रहा है, तो वो प्रॉफिट भी कमाएगा, उसका फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट पे वो ट्रांसफ़र करेगा जी किसको, आर को। ठीक है, तो 100% है उसकी कैपेसिटी और एक्सटर्नल डिमांड उसकी 80% है। ठीक है, तो 100% बनाता है और 80% मार्केट में बिक जाता है, तो ये 20% ये किसको बेच पाएगा, आर को। पर यहाँ पे आर फायदे में होगा, क्योंकि ये मार्केट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट पे इसको सामान मिल जाएगा। अगर ये बाहर से लेता तो ये मार्केट प्राइस में पड़ता, अब ये अपने डिवीज़न से ले रहा है तो ये इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे पड़ना है। ठीक है, नंबर 4 में है कि वो 100% बनाता है, 90% एक्सटर्नल डिमांड है और इसकी 20% डिमांड है, तो इसको 10% यहाँ से कम करनी पड़ेगी और इसको देनी पड़ेगी। पर फिर भी ये फ़ायदे में होगा, क्योंकि इसकी अल्टीमेट 100% जितना बनाना है 100% इसका सेल हो जाएगा और इसकी ये प्रॉफिट भी कमा पाएगा, क्योंकि ये अपने डिवीज़न से मार्केट प्राइस ही चार्ज कर रहा है, तो ये कहीं भी लॉस में नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। इसमें ये है कि एक बी लिमिटेड इसके 3 डिवीज़न है, एक्स वाई जेड। अब इन दोनों को ना एक्स वाई जेड को एक्स से सामान चाहिए, डैट इज़ एक्स मटीरियल। तो अब वाई अगर आउटसाइड वेंडर से लेता है तो उसको 23 रुपये का पड़ता है, प्लस 3 रुपये की मॉडिफिकेशन उसे एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो वाई बोलेगा एक्स को कि देख भाई, अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मुझे 23 रुपये का पड़ता है प्लस 3 रुपये की मॉडिफिकेशन, तो टोटल हो गया 26। और अगर मैं तुम्हारे से लेता हूँ तो मुझे 2 रुपये की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो अगर इसमें 2 माइनस कर दूँ तो सिर्फ 24 रुपये ही मैं तुम्हें दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। ये तो हमने वाई की बात की। अब अगर मैं जेड की बात करूँ तो जेड अगर बाहर से खरीदता है तो 23 रुपये का पड़ेगा, प्लस उसे अगर वो बाहर से खरीदता है तो अगर जेड है तो वो बाहर से खरीदता है तो 23 रुपये का उसे खर्चा आएगा और एक्स्ट्रा उसे आएगा कि या तो वो जो जेड है अगर वो बाहर से लेता है तो 23 रुपये, प्लस या तो उसे मॉडिफिकेशन 5 रुपये की पड़ेगी या फिर 3 रुपये की। 5 रुपये की कैसे कि वो अपने खुद ही ऑन फ्लोर पे करेगा, 3 रुपये तब पड़ेगी जब वो डिवीज़न एक्स से करवाएगा। डिवीज़न एक्स के आइडल लेबर को यूज़ करके तो वो वहाँ से मॉडिफिकेशन करवा सकता है, वो कॉस्ट आएगी 3 रुपये की। और अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये एक्स से लेगा तो इसे 25 रुपये का वो मटेरियल बेचेगा, प्लस इसे मॉडिफिकेशन 1 रुपये की करनी पड़ेगी, तो 26 रुपये। तो अब ध्यान से सुनो, जो जेड है अगर वो खुद ही अपनी जहाँ पे इसका ऑन फ्लोर है वहीं पे करता है तो ये 23 रुपये का बाहर से लेगा और 5 रुपये एक्स्ट्रा इंकर्ड करेगा, तो ये 28 रुपये आ जाएगा। और अगर ये एक्स से लेगा तो 25 प्लस 1 26 रुपये ही इसे इंकर करना पड़ेगा। ठीक है, 26 रुपये करना पड़ेगा इसे खर्चा। और अगर ये कहेगा कि मैं एक्स के पास चला जाता हूँ और एक्स की आइडल लेबर यूज़ करूँगा तो मुझे 3 रुपये का खर्चा होगा, मतलब 23 प्लस 3 डैट इज़ 26। पर एक्स के यहाँ कौन सी आइडल लेबर बैठी है, एक्स की तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, क्योंकि एक्स बाहर भी बेचता है, एक्स वाई को भी बेचता है, एक्स जेड को भी बेचता है, तो एक्स के यहाँ तो आइडल लेबर है नहीं, तो ये 3 रुपये का ऑप्शन तो है नहीं। 5 रुपये इसे 28 रुपये खर्च कर लो या फिर 26 रुपये, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेगा, डैट इज़ एक्स से खरीदेगा ये।
ठीक है। तो मतलब जेड के पास एक ही ऑप्शन है कि वो एक्स के पास जाए, वो भी उससे 25 रुपये में ख़रीद ले और 1 रुपये का वो मॉडिफिकेशन करेगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा वो टेबल है। फिर अब जो एक्स है, एक्स मटेरियल जो है वो बाहर भी बेचता है, वाई को भी जेड को भी। अब जो वाई है वो बाहर से भी खरीदता है एक्स एंड एक्स से भी खरीदता है। मतलब ये हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो बाहर से खरीदेगा, पर जेड के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो एक्स से ही खरीदेगा, क्योंकि वो बाहर से खरीदेगा तो उसे 28 रुपये की कॉस्ट आएगी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, समझ आया। तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर को, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन एक्स जो है, एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 है, ये 65 है वाई का, और जेड का 90 रुपये है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? रिड्यूस दी, ओके। ट्रांसफ़र ये वाई को 24 रुपये में करेगा और इसको 25 रुपये में। तो यहाँ पे ये देखो, ये 24 रुपये में ले रहा है और ये 25 रुपये में ले रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और एक्स मटेरियल इनके लिए। बाकी ये इसके खर्चे हैं, देख सकते हैं आप। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, ये सब हमने ले लिया। अब हम वाई की बात करते हैं। वाई का सेलिंग प्राइस लिया, वाई का डायरेक्ट मटेरियल लिया, लेबर ली, वेरिएबल ओवरहेड लिया। एक्स मटेरियल लेता है, अगर ये बाहर से लेगा 23 से और अगर एक्स से लेगा 24 से, और मॉडिफिकेशन से यहाँ 3 रुपये की, यहाँ पे 2 रुपये की। जेड का सेलिंग प्राइस ये है, और ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये एक्स मटेरियल एक्स से लेगा 25 में और मॉडिफिकेशन 1 रुपीज़ में। तो हमने क्या निकाला? कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल ली। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आ रही है? जेड के यहाँ आ रही है 14 रुपये की। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया कि हमें हर हालत में इसको 100% यूटिलाइज़ करना है, मतलब इसकी 100% यूनिट सेल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिट्स है, अभी ये एग्जिस्टिंग कितना बना पा रहे हैं? 6000, 3000, 3000। एडिशनल ये बना सकते हैं, एडिशनल फिक्स कोस्ट खर्चा करके, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं 6000, 2000, 2000, 2250। ठीक है, टोटल इतनी बना सकते हैं। एक्सटर्नल डिमांड कितनी है? 5000 की, यहाँ पे 5500, यहाँ पे 5000। ठीक है, तो इसकी 7000 की बच गई। तो ये 7000 किस किस को देगा? देखो ये जेड है, ये बना पा रहा है 5250, पर एक्सटर्नल डिमांड इसकी 5000 की है। ठीक है, ठीक है, और हर यूनिट को बनाने के लिए 1 यूनिट एक्स की लगती है, 1 यूनिट एक्स की लगती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 5000 इसकी एक्सटर्नल डिमांड है, 5 के 5000 ये किसको दे देगा? जेड को। वही पहले जो ये एक्स मटेरियल है ये हम उसको देंगे ना जिससे कंट्रीब्यूशन हमें सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक्स जो मटेरियल है सबसे पहले जेड को दे देगा, क्योंकि जेड से कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो जितना ही एक्सटर्नल डिमांड कर पा रहा है 5000 कर पा रहा है, और हर मटेरियल के लिए 1 यूनिट में एक्स की चाहिए, तो ये 5000 जेड को दे देगा। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है वो वाई को दे देगा। ठीक है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर किया हमने, एडिशनल, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब हमने कंट्रीब्यूशन भी तो इससे कमाया। देखो एक्स है, एक्स ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन कमाया? 4000 इंटू 11 और 2000 इंटू 10, ये कैसे आया? देखो हमने एडिशनल एक्स के एडिशनल खर्चा किया था, तो उससे उसकी 6000 यूनिट एक्स्ट्रा हो गई थी ना, 6000 यूनिट्स। तो उसमें से देखो इसके बाद टोटल 12000 यूनिट्स थी, 5000 इसने अपना आप कंज्यूम की, 7000 में से 6000 एडिशनल है और 1000 इसकी अपनी रिमेनिंग थी। ठीक है, तो हम इस 6000 का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। इस 6000 में से 4000 तो इसने जेड को बांटे और 2000 इसने किसको बांटे? वाई को। तो उनका कंट्रीब्यूशन ले लेंगे हम, जो कि हमने अभी ऊपर निकाला था। देखो आप 14 और ये
क्या हम ये यूनिट्स लेंगे बताओ, क्या हम ये वाला कंट्रीब्यूशन लेंगे? नहीं, हम एक्स का कंट्रीब्यूशन लेंगे कि अगर मैं जेड को दे रहा हूँ तो कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है, वाई को दे रहा हूँ तो इतना आ रहा है। तो इसलिए हमें 4000 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 11 से, और 2000 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया। ऐसे यहाँ पे हमने एडिशनल फिक्स एक्सपेंडिचर किया, 2000 रुपये, 2000 यूनिट्स हम एडिशनल बना पाए, तो उसका कंट्रीब्यूशन ले लेंगे हम। ये देखो, और जेड का कंट्रीब्यूशन कितना है? 14 रुपये का। पर यहाँ पे आपको देखने वाली बात है 2000 यूनिट्स ही लेंगे। वैसे तो इससे एडिशनल फिक्स करने से इसकी जो एडिशनल यूनिट्स बना सकता था वो इतनी बना सकता था, पर हम 2000 ही लेंगे क्योंकि 250 रुपये की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो उससे ना तो मुझे कोई कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं, तो इसलिए हम 2000 ही लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा नेट बेनिफिट आ तो रहा है अगर हम एडिशनल फिक्स को खर्चा कर रहे हैं तो इसलिए हमें एक्सपेंड करना चाहिए। हमारा डिसीजन ये है कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, फिर एक नेट रेवेन्यू एडिशन का भी एक चार्ट बनाया कि एक तो कंट्रीब्यूशन लेना है हमें, कि टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल देखो जो एक्स है वो 5000 यूनिट्स बाहर वालों को सेल कर रहा है, 7000 यूनिट्स वो इंटरनली सेल कर रहा है, उसमें से भी 5000 वो वाई को दे रहा है और 2000 वो जेड को दे रहा है ना, तो इनका कंट्रीब्यूशन लेंगे। ठीक है, अब वाई है, वाई टोटल यूनिट्स कितनी बना के बेच रहा है बाहर? 5000। भाई वो 5000 ही बना सकता है, एक्सटर्नल डिमांड तो 5500 है, पर वो 5000 ही बना सकता है, तो हम वो यूनिट उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे। एंड जेड जो है वो उसकी मार्केट में डिमांड 5000 है, तो हम 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर निकाले थे, ये देखो, ये जो हमने निकाल रखे हैं। ठीक है, तो हमने ये लिया कंट्रीब्यूशन, एडिशन हमने फिक्स एक्सपेंडिचर खर्चा किया था, देखो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया था, बस हमें यूनिट से तो मल्टीप्लाई करना था। वो हमने जो ऊपर टेबल बनाई थी, वो जो हमने ये वाली टेबल बनाई है, देखो यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया ना, उसको हमने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने जो हमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट दे रखी थी, खर्चा दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमने उसको क्या किया? माइनस कर दिया। ठीक है, ओके, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कंपनी है जिसके 2 डिवीज़न, एक पल्प और एक कार्टून। पल्प डिवीज़न पल्प मैन्युफैक्चर करती है और जो कार्टून डिवीज़न है उसको पल्प चाहिए। ठीक है, फ्रॉम सप्लायर, कितना? 10,000 kg पर एनम, इतना उसे चाहिए। बेसिकली वो सप्लायर से लेती है बाहर से 10,000 kg ऑफ पल्प। ठीक है, और उसे टोटल कितने रुपए में पड़ रहा है? 210 रुपये वो उसका प्राइस है, पर वो उसे 10 रुपये का क्वांटिटी डिस्काउंट देता है, तो उसे नेट 189 का पड़ता है। ठीक है, 189 का पड़ता है। फिर और इसमें क्या लिखा है? और इसमें लिखा है कि जो हमें ये डेटा दे रखा है वो हमें किसका दे रखा है? कंपनी का दे रखा है। ठीक है, कंपनी चाहती है कि कार्टून डिवीज़न पल्प डिवीज़न से सामान ले। ठीक है, तो हमें सिचुएशंस दे रखे हैं, हमें सिचुएशंस का आंसर देना है। तो पहले सिचुएशन है कि इफ द पल्प इज इन अ पोजीशन टू सेल ऑल ऑफ इट्स पल्प टू आउटसाइड कस्टमर एट द नॉर्मल प्राइस ऑफ 210, will the manager of the cartoon and pulp division agree to transfer 10,000 kg of pulp next year at a determined price? तो ये पूछ रहा है कि जो पल्प डिवीज़न है ये आउटसाइड कस्टमर को 210 रुपये में बेच पाएगा? देखो, पल्प जो है पल्प का जो खर्चा आता है वो 126 रुपये आता है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, और वो कंट्रीब्यूशन 84,
तो बेसिकली वो बाहर वाले कस्टमर से 210 रुपये चार्ज करती है। और अगर कार्टून डिवीज़न है तो उसे तो बाहर वाले वेंडर से 189 का मिल रहा है, तो वो क्यों लेना चाहेगा 210 में इंटरनल अपने डिवीज़न से? नहीं लेना चाहेगा। तो ये कहते हैं मैं तो 210 का बेचूंगा, और ये कहते हैं मैं तो मैक्सिमम ही 189 रुपीज़ दूँगा। तो यहाँ पे रेंज नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पे ये आपस में एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको कि हम आपस में इंटरनल डिवीज़न ट्रांसफ़र करें। ठीक है। सेकंड में कहा कि ये 60,000 kg बेचता है पल्प टू द आउटसाइड कस्टमर 210 रुपये में। ठीक है। अब इसकी जो कैपेसिटी है ना वो टोटल 1,00,000 kg है, तो 60,000 kg तो ये बाहर वालों को बेचता है, तो 100% कैपेसिटी तो यूटिलाइज़ हो नहीं रही है। तो उस केस में क्या करेगा कि कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कुछ नहीं हो रही है ना। मतलब बाहर ये तो नहीं है ना कि 100%, ये तो नहीं है ना कि इसकी बाहर 100% डिमांड है तो उसमें से छोड़ के ये अपने डिवीज़न को दे रहा है, नहीं है ना। ये तो सिर्फ 60% ही बेच पाता है। तो अगर ये अपने डिवीज़न को बेचेगा बल्कि इसका तो फ़ायदा होगा, फिक्स कॉस्ट तो निकल जाएगी। तो उस केस में ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेगा उससे, और ये 189 दे रहा था बाहर वाले को। तो यहाँ पे रेंज बन सकती है कि कहेगा कि मैं 126 रुपये में दे सकता हूँ, ये कहेगा मैं तुम्हें सिर्फ 189 रुपीज़ तक दे सकता हूँ, देना हो तो दो। तो यहाँ पे रेंज बन जाएगी। ठीक है। नंबर 3 में है कि मान लो अगर आउटसाइड सप्लायर अपना प्राइस 189 से करके 177 पे लिया है, तो अब क्या होगा? देखो हमने ऊपर रेंज बनाई थी, ये रेंज बनी थी। अब जब रेंज बन जाती है ना, और अगर कंपनी रेंज बनने के बाद भी इंटरनल डिवीज़न ट्रांसफ़र नहीं करती है, तो उससे कंपनी को होता है लॉस, कंपनी को होता है लॉस, कंपनी को होगा लॉस। ठीक है। तो आउटसाइड सप्लायर ने कहा कि मैं तो 177 में दे सकता हूँ, तो क्या पल्प इस प्राइस को मीट कर सकती है? बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इफ़ ट्रांसफ़र नॉट टेक प्लेस व्हेन रेंज इज़ परफेक्टली मेड देन इट इज़ अ लॉस फॉर द कंपनी। देन इफ़ पल्प इज़ bought फ्रॉम आउटसाइड देन देयर इज़ लॉस टू कंपनी एज अ होल। ओके। पल्प डिवीज़न को अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी चाहिए, 177 पे लेके आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है। पल्प को 177 पे अपनी कॉस्ट लानी होगी। 177 से ज़्यादा अगर वो चार्ज करेगा तो वो कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। तो उसको वो अगर वो 177 पे ले आता है, प्राइस 177 पे ले आता है, और वेरिएबल कॉस्ट उसकी 126 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन वो 51 का अर्न कर पाएगा। और 51 रुपीज़ किससे चार्ज करेगा? 10,000 पे। तो 51,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा कंपनी को अगर ये 177 प्राइस पे अपने डिवीज़न को ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो इसका और मतलब ये है कि अगर रेंज बन जाती है, रेंज बन गई, अगर आप इस रेंज में ट्रांसफ़र नहीं करते हो, बाहर वाले से ले लेते हो, तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो पल्प डिवीज़न को 177 ही लेना होगा अपने डिवीज़न से, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इसे 51,000 का कंपनी को ओवरऑल लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अच्छे से मैंने नोटिंग कर रखी है, आप एक बार देख लेना। ठीक है।